अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 6 एंजाइम्स। तो एंजाइम्स जो हैं इसके बारे में तो अभी हम पढ़ते हैं आगे जाके। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लिविंग थिंग्स जो हैं जितनी भी हैं उन सब के अंदर हर वक्त केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं ये मेनली दो तरह के होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि जिनमें कोई ना कोई नई चीज़ बन रही होती है, और कुछ जो हैं उनमें जो पहले से मौजूद चीज़ें हैं उनकी ब्रेक डाउन हो रही होती है, यानी वो टूट फूट रही होती हैं। तो जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं लिविंग थिंग्स के अंदर, चाहे उसमें कोई चीज़ बन रही हो या टूट रही हो, उन दोनों को हम मिला के कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो जो मेटाबॉलिज्म है ये ग्रीक वर्ड है और उसके मीनिंग है चेंज। क्योंकि जिस वक्त मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है तो उसमें जो बॉडी है उसके अंदर जो केमिकल्स हैं वो चेंज हो रहे होते हैं एक से दूसरे में, या वो नए बन रहे होते हैं या फिर टूट रहे होते हैं। तो सबसे पहले ये जो मेटाबॉलिज्म का कॉन्सेप्ट था ये दिया था इब्न नफीस ने, और उसने क्या कहा था, द बॉडी एंड इट्स पार्ट्स आर ऑलवेज अंडरगोइंग चेंज। कि बॉडी और उसके जो पार्ट्स हैं उनमें हर वक्त चेंज हो रहा होता है, वो पहले जैसे नहीं होते बल्कि चेंज हो रहे होते हैं। तो इस चेंज का नाम उसने क्या दिया, मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म जो है इसके टू पार्ट्स हैं। मैंने जैसे पहले आपको बताया कि या तो उनमें कोई चीज़ बन रही होती है तो या फिर टूट रही होती है। जब कोई नई चीज़ बन रही होती है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, तो इस तरह का जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको हम कहते हैं एनाबॉलिज्म। और अगर मेटाबॉलिज्म के दौरान यानी केमिकल रिएक्शन के दौरान पहले से जो चीज़ प्रेजेंट है वो टूट रही हो तो ये चीज़ कहलाती है कैटाबॉलिज्म। तो इसका मतलब हुआ कि मेटाबॉलिज्म की टू टाइप्स हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म जिसमें कोई नई चीज़ बनती है, फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस जिसमें फूड बन रही होती है, और कैटाबॉलिज्म जिसमें कोई चीज़ ब्रेक डाउन होती है। मिसाल के तौर पे जिस वक्त रेस्पिरेशन के दौरान फूड की या ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है और इससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होते हैं। तो ये दोनों एग्जांपल्स हैं मेटाबॉलिज्म की, और फिर उसमें मज़ीद जो है वो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म की। अब जिस वक्त ये केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं तो अगर इनको अपनी जो नॉर्मल स्पीड है उसके ऊपर चलने दिया जाए तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे, और कई दफ़ा इतना ज़्यादा टाइम जो है वो हम जो है हमें इसका फ़ायदा नहीं होता। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो फिर बर्दाश्त नहीं कर सकते कि इनके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो इतने स्लोली हों। मिसाल के तौर पे अगर फूड बन रही है, फोटोसिंथेसिस हो रही है, अगर उसको नॉर्मली चलने दिया जाए तो हो सकता है कि वो फोटोसिंथेसिस सुबह से शुरू हो और शाम तक कहीं जाके बिल्कुल थोड़ी सी ग्लूकोज बने। तो इसलिए कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिन्हें हम कैटलिस्ट कहते हैं। कैटलिस्ट क्या करते हैं कि वो जो कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसको अपनी नॉर्मल स्पीड से कई गुना ज़्यादा तेज़ कर देते हैं। तो ये जो कैटलिस्ट हैं ये प्रेजेंट होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी। और वैसे जो नॉर्मली हम लैब के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस करते हैं तो उसके अंदर तो हम कैटलिस्ट को ऐड करते हैं, लेकिन जो लिविंग थिंग्स हैं उनके अंदर जो है वो नेचुरली ये चीज़ें कैटलिस्ट जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब चूंकि वो लिविंग थिंग्स के अंदर हैं तो उन्हें हम बायो कैटलिस्ट कहते हैं। तो बायो कैटलिस्ट जो हैं इनका दूसरा नाम है एंजाइम्स। तो यही आज का हमारा टॉपिक है। अब हम एंजाइम्स के बारे में मुख्तलिफ चीज़ें पढ़ेंगे। आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में भी और 9th में भी आपने पढ़ा होगा शायद कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो जो चीज़ केमिकल रिएक्शन में एंटर हो रही होती है, जो स्टार्ट में प्रेजेंट होती है, या जो भी चीज़ें आपस में रिएक्ट कर रही होती हैं उन्हें हम कहते हैं सबस्ट्रेट्स होते हैं वो। और दरमियान में एरो होता है जब भी हम लिखते हैं किसी केमिकल रिएक्शन को, और दूसरी साइड पे जो चीज़ें बन रही होती हैं हम वो लिखते हैं, और वो क्या होता है उसका प्रोडक्ट। तो दो चीज़ें जो हैं वो लाजमी हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के चलने के लिए कि उसमें सबस्ट्रेट जो है वो प्रेजेंट हो और सबस्ट्रेट आपस में रिएक्ट करके फिर प्रोडक्ट बनाएं। तो अगर बायो कैटलिस्ट नहीं होंगे तो प्रोडक्ट्स जो हैं वो, या एंजाइम्स नहीं होंगे तो प्रोडक्ट जो होगा वो बहुत स्लोली बनेगा, बहुत आहिस्ता से बनेगा। लेकिन अगर एंजाइम्स होंगे तो ये उससे कई गुना जल्दी बन जाएगा। अब इसमें होता क्या है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है
तो उसको स्टार्ट करने के लिए एक ख़ास किस्म की एनर्जी चाहिए होती है, एनर्जी एक ख़ास लेवल तक हमें चाहिए होती है, और वो कहलाती है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन आपकी बुक में जो दी गई है वो क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन। जब वो एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं हम किसी भी रिएक्शन को, या नेचर में खुद ब खुद वो प्रोवाइड हो जाती है, तो वो जो रिएक्शन है वो स्टार्ट हो जाता है। एक दफ़ा जब रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद वो अपनी नॉर्मल स्पीड पे चलता रहता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एंजाइम्स की जो मेटाबॉलिज्म है उसकी डेफिनेशन भी यहाँ पे दी गई है, और सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट्स का बताया गया है। मॉलिक्यूल्स एट विच एंजाइम एक्ट्स आर कॉल्ड सबस्ट्रेट एंड एन एंजाइम कन्वर्ट्स देम इनटू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स कॉल्ड प्रोडक्ट्स। तो जिसके ऊपर एंजाइम एक्ट करता है वो कहलाता है सबस्ट्रेट, और जिसमें फिर वो चेंज हो जाता है जिन मॉलिक्यूल्स में सबस्ट्रेट, उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। और एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, इसकी डेफिनेशन यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन। अब एक्टिवेशन एनर्जी जो है ये क्या करती है, इसकी डेली लाइफ में हम एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि जब भी हम चूल्हा जलाते हैं तो उसके लिए एक दफ़ा हमें माचिस की तीली से उसको जलाना पड़ता है। तो एक स्पार्क्स का जो है, जब वो एक दफ़ा हम उसको दे देते हैं तो उसके बाद खुद ब खुद जो फ्यूल है वो जलता रहता है। तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये भी एक स्पार्क का काम करती है। तो उसके बाद एक चेन रिएक्शन होता है जिसमें जो फ्यूल है वो खुद ब खुद जलता रहता है, उसके जो बॉन्ड्स हैं वो टूटते रहते हैं और हीट प्रोड्यूस होती रहती है। अब एक्टिवेशन एंजाइम्स जो है वो किस तरह से एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं, क्योंकि जिस वक्त भी केमिकल रिएक्शन होता है तो बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी पे वो नहीं हो सकता। अगर एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी तो रिएक्शन बहुत थोड़ी देर के लिए होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर किया जाए, उसको कम किया जाए। सबसे पहला जो मेथड है वो क्या है कि एंजाइम्स क्या करते हैं कि सबस्ट्रेट की जो शेप है उसको चेंज कर देते हैं और उसको इस शेप में ले आते हैं कि कम से कम एनर्जी जो है उनको ज़रूरत हो रिएक्ट करने के लिए, आपस में रिएक्शन के लिए उन्हें कम से कम एनर्जी चाहिए हो। और इस तरह से एक तो वो ये करते हैं कि उसको हीट प्रोवाइड की जाती है जब, तो जो बॉन्ड्स होते हैं सबस्ट्रेट के वो टूट जाते हैं और उनकी शेप ऐसी हो जाती है कि उनके जो पहले से प्रेजेंट बॉन्ड्स हैं वो टूट जाते हैं, और इस तरह से जो सबस्ट्रेट है वो रेडी हो जाता है कि वो नए सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करके और नए बॉन्ड्स बनाए। इसके अलावा दूसरा ये क्या करते हैं एंजाइम्स कि जो चार्जेस हैं सबस्ट्रेट के ऊपर उसको वो चेंज कर देते हैं और उनकी पोजीशन चार्जेस की ऐसे कर देते हैं कि सबस्ट्रेट जो है वो इजीली आपस में रिएक्ट कर सकें। इसके अलावा जो थर्ड मेथड है वो ये है इनकी एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करने का, कि वो सबस्ट्रेट को ऐसे आपस में मतलब इस पोजीशन में आमने सामने ले आते हैं कि उनका जो रिएक्शन है वो इजी हो जाए। टाइप्स ऑफ एंजाइम्स किस बेस पे हैं कि एंजाइम जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, आया सेल के अंदर है या सेल के बाहर है। तो इस बेस पे एंजाइम्स जो हैं वो 2 टाइप्स के हैं, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रासेलुलर एंजाइम्स वो होते हैं जो एक सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और एक्स्ट्रा सेलुलर जो सेल के बाहर होते हैं। मिसाल के तौर पे पेप्सिन जो है एक एंजाइम है जो स्टमक में काम कर रहा होता है, स्टमक ऐसे रिलीज करता है और पूरी जो स्टमक की कैविटी है उसमें ये रिएक्शन को स्पीड अप कर रहा होता है। तो ये एक एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम है। तो ये तो हो गई इसकी 2 एग्जांपल्स। अब मैं आपको यहाँ पे ये दिखाती हूँ, ये जो ग्राफ बना हुआ है इसमें देखें कि ये रिएक्शन के प्रोसीड होने को हम यहाँ से एक्सप्रेस कर रहे हैं, और ये जो सबस्ट्रेट्स हैं इनको नॉर्मली इनकी जो एक्टिवेशन एनर्जी थी वो इतनी ज़्यादा थी, लेकिन एंजाइम ने क्या किया, इसको कम कर दिया। तो पहले तो ये इतनी ज़्यादा ये थी एक्टिवेशन एनर्जी, और अब पीछे इतनी रह गई है, यानी बहुत ज़्यादा कम हो गई है। तो प्रोडक्ट जो हैं ये वही वाले बनेंगे, प्रोडक्ट सेम होगा, लेकिन ये है कि प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा एंजाइम की मदद से। अगर इसको हम कंपेयर करें
किसी रिएक्शन से जिसमें एंजाइम्स प्रेजेंट ना हो तो इसमें कई गुना ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स कि एंजाइम्स की जो है वो कौन कौन सी खुसूसियात हैं। इन 1878 जर्मन फिजियोलॉजिस्ट, उसका नाम था विल्हेम कोने, 1878 में विल्हेम कोने ने फर्स्ट टाइम जो था वो एंजाइम का वर्ड यूज़ किया। एंजाइम्स क्या हैं? दे आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स लाइक ऑल प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो हैं उनकी वैसे तो चेन्स भी होती हैं, लेकिन जब प्रोटीन्स चेन की फॉर्म में हों तो वो रिएक्ट नहीं कर सकती हैं, और उसमें जब इनकी ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होती है जिसका यहाँ पे जिक्र किया गया है, तो ग्लोबुलर प्रोटीन्स क्या होती हैं कि जिसमें जो है ना चेन्स वो एक दूसरे के ऊपर एक गुच्छा सा उन्होंने बनाया हुआ, मतलब ऐसे ओवरलैप किया हुआ एक दूसरे को इस तरह से, तो उसको हम कहते हैं कि ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। तो एंजाइम्स जो हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। अगर इनकी ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ख़त्म हो जाए किसी वजह से तो फिर ये अपना काम करने की काबिल नहीं रहती हैं। अब ये किस चीज़ से बने हुए हैं? लॉन्ग लीनियर चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन्स हैं तो लाजमी वो अमाइनो एसिड से ही बनी हुई होंगी, लेकिन ये जो अमाइनो एसिड्स की चेन्स हैं वो किस शक्ल में होती हैं? ग्लोबुलर शेप इख्तियार कर लेती हैं, और ये एक 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल बनाती हैं। 3 डायमेंशनल क्या है कि मतलब आप तीनों साइडों से देखेंगे तो वो आपको एक तरह के, फ़र्ज़ करें ये एक हो गया, ये दूसरा चेन हो गई, ये तीसरी चेन हो गई, तो एक दूसरे के ऊपर ऐसे ये लिपटी हुई होती हैं चेन्स इसकी, इसे हम कहते हैं 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल। अब हम देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को वन बाय वन। नंबर 1 क्या है? ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, दे आर मेड ऑफ अमाइनो एसिड्स। ये तो मैंने आपको बता दिया कि वो सब के सब जो हैं प्रोटीन से बने हुए होते हैं। प्रोटीन से होने का दूसरा मतलब क्या है कि वो अमाइनो एसिड से बने हुए हैं। दूसरा इसका क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स के जो एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन होते हैं, जो भी मतलब कोई जो भी रिएक्शन जिसमें एंजाइम्स जो हैं वो कैटालिसिस का काम कर रहे होते हैं या उसको कैटालाइज कर रहे होते हैं, वो रिएक्शन मिलियंस ऑफ टाइम फास्टर होता है अगर हम उसको कंपेयर करें किसी दूसरे रिएक्शन से जिसके अंदर एंजाइम प्रेजेंट नहीं है। इस सेंटेंस का ये मतलब है, मोस्ट एंजाइम रिएक्शन रेट्स आर मिलियंस ऑफ टाइम फास्टर देन दोज ऑफ कंपेरेबल अनकैटालाइज्ड रिएक्शन। As with all catalysts, enzymes are not consumed by reaction, they catalyze. और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जिस रिएक्शन में भी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं उस रिएक्शन में वो यूटिलाइज नहीं होते, मतलब एट द एंड ऑफ रिएक्शन वो प्रोडक्ट्स के साथ दोबारा से रीजनरेट हो जाते हैं, फिर से बन जाते हैं, और दोबारा से उसी तरह के रिएक्शन में हम उन्हें फिर से यूज़ कर सकते हैं। नंबर 3 है एंजाइम्स आर यूजुअली वेरी स्पेसिफिक फॉर द टाइप ऑफ रिएक्शन एंड फॉर द नेचर ऑफ देयर सबस्ट्रेट। इसका मतलब क्या है कि हर जो रिएक्शन होता है उसके लिए ख़ास किस्म का एंजाइम होता है। मिसाल के तौर पे अगर हम देखें कि फोटोसिंथेसिस में बेशुमार रिएक्शंस होते हैं, जो उसका जो फर्स्ट रिएक्शन होगा उसके लिए और एंजाइम होगा, सेकेंड अगर है तो उसके लिए और होगा, थर्ड के लिए और होगा, फोर्थ के लिए और होगा, सब के लिए अलग होगा। ये नहीं हो सकता कि फोर्थ वाला जो है वो फर्स्ट वाले को कैटालाइज करे या फर्स्ट वाला जो है वो सेकंड को कैटालाइज करे, इस तरह से नहीं हो सकता। एंड फॉर द नेचर ऑफ देयर सबस्ट्रेट, और हर सबस्ट्रेट के लिए भी अलग से एंजाइम होता है। मिसाल के तौर पे पेप्सिन जो है वो प्रोटीन्स पे एक्ट करता है, तो ये लिपिड्स के ऊपर नहीं कर सकता, ठीक है। इसी तरह से लाइपेजेस जो होते हैं एंजाइम्स वो लिपिड्स के ऊपर एक्ट करते हैं, तो वो प्रोटीन्स के ऊपर नहीं कर सकते, कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर भी नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंजाइम्स जो है वो रिएक्शन के लिए भी स्पेसिफिक होते हैं, मखसूस होते हैं, और अपने सबस्ट्रेट के लिए भी वो मखसूस होते हैं। नंबर 4, ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन कैटालिसिस। कि एंजाइम का जो पूरे का पूरी जो उसकी स्ट्रक्चर है वो इन्वॉल्व नहीं होती अपने रिएक्शन में या कैटालिसिस में, उसकी एक ख़ास जगह होती है, सिर्फ एक ख़ास पॉइंट है जो एक्ट कर रहा होता है कैटालिसिस में, और उस रीजन को क्या कहते हैं? एक्टिव साइट। सिर्फ एक्टिव साइट जो है वो इन्वॉल्व होती है, बाकी जो इसका हिस्सा है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। अब ये करती क्या है? इट रिकग्नाइजेज एंड बाइंड सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट को पहचानती है, उसके साथ जाके अटैच हो जाती है, एंड देन कैरीज आउट रिएक्शन, और फिर रिएक्शन को वो प्रोसीड करती है, उसको आगे चलाती है। नंबर 5, एंजाइम प्रोडक्शन कैन बी एनहेंस्ड।
और डिमिनिश्ड बाय अ सेल अकॉर्डिंग टू नीड्स। जितनी ज़रूरत हो उस हिसाब से एंजाइम्स की प्रोडक्शन जो है इन्हेंस की जा सकती है, मतलब ज़्यादा की जा सकती है और ख़त्म भी की जा सकती है, ज़रूरत के पे डिपेंड करता है। अगर ज़रूरत है तो एंजाइम जो है उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी, अगर ज़रूरत नहीं है, उसका काम ख़त्म हो गया है, तो फिर एंजाइम बनाने का काम जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर हम प्रोटीन खा रहे हैं तो हमारी बॉडी जो है वो पेप्सिन बनाएगी। अगर हमने प्रोटीन हमारी सारी डाइजेस्ट हो गई है और ज़्यादा प्रोटीन हम और नहीं खा रहे ऊपर से, तो इसका मतलब है कि और पेप्सिन की ज़रूरत नहीं है, उसकी प्रोडक्शन ख़त्म हो जाएगी। एंजाइम एक्टिविटी कैन ऑल्सो बी रेगुलेटेड बाय इनहिबिटर्स और एक्टिवेटर्स। खास किस्म के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इसकी प्रोडक्शन को रोकते हैं, जिन्हें इनहिबिटर्स कहते हैं, और जो इसको बनाते हैं उन्हें कहते हैं एक्टिवेटर्स, जो स्टार्ट करते हैं। अगर पहले से एंजाइम नहीं बन रहा तो एक्टिवेटर्स उसकी प्रोडक्शन को स्टार्ट कर देंगे। कुछ एंजाइम्स जो हैं वो खुद अकेले काम नहीं कर सकते। अक्सर जो है वो खुद अकेले काम करते हैं, उन्हें किसी चीज़ की और ज़रूरत नहीं होती कि उनके साथ मिल के काम करें। लेकिन कुछ एंजाइम को ज़रूरत होती है, तो उनके साथ एक नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है, खुद तो वो मॉलिक्यूल्स जो वो हैं खुद जो है वो प्रोटीन से बने हैं, लेकिन जो उन्हें एडिशनल कोई चीज़ चाहिए उनकी हेल्प के लिए, तो वो जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो नॉन प्रोटीन होंगे या फिर वो आयंस होंगे, तो उनको हम कहते हैं कोफैक्टर्स। अब जो कोफैक्टर्स हैं वो क्या है, इनकी 2 टाइप्स हैं, या वो इनऑर्गेनिक होंगे या फिर ऑर्गेनिक होंगे। ठीक है, कोफैक्टर्स क्या हैं? नॉन प्रोटीन कंपोनेंट है जो हेल्प करता है, या आयंस हैं जो हेल्प करते हैं एंजाइम्स को उनके काम में। कोफैक्टर्स की 2 टाइप्स हैं, ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है। अब अगर ये ऑर्गेनिक है तो उसकी फर्दर 2 टाइप्स हैं, प्रोस्थेटिक और दूसरा है कोएंजाइम। ठीक है, तो सबसे पहले है कोफैक्टर, एडिशनल कंपोनेंट विच एन एंजाइम रिक्वायर्स फॉर इट्स वर्क, विच इज़ ईदर नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल और आयन। अब ये जो कोफैक्टर है ये ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। अगर ये ऑर्गेनिक है इसकी फर्दर 2 टाइप्स हैं, प्रोस्थेटिक और कोएंजाइम। अगर ये प्रोस्थेटिक है तो इसका मतलब क्या है कि इट इज़ टाइटली बाउंड विद द एंजाइम, और अगर कोएंजाइम है तो इट इज़ लूजली अटैच्ड। तो ये चीज़ें जो हैं, ये इस चीज़ को आपने, इस पॉइंट को अच्छी तरह देख लेना है, इसको रिपीट कर लें अच्छी तरह, ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना करें कि कोफैक्टर्स क्या हैं, इसके आगे टाइप्स क्या हैं, और फिर उसकी फर्दर आगे प्रोस्थेटिक और कोएंजाइम में क्या डिफरेंस है। अक्सर ये शॉर्ट क्वेश्चंस में ये चीज़ आ जाती है। अच्छा जी, लास्ट इसका क्या है पॉइंट कि सम एंजाइम्स कैन वर्क इन स्पेसिफिक ऑर्डर। एक ख़ास सीक्वेंस में कुछ एंजाइम्स काम करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन है और उसके बेशुमार स्टेप्स हैं, फ़र्ज़ करें इसके 5 स्टेप्स हैं, तो जो फर्स्ट स्टेप होगा उसका और एंजाइम होगा, सेकंड का और एंजाइम होगा, थर्ड का और होगा, फोर्थ का और फिफ्थ का अलग होगा। अच्छा जी, अब जो फर्स्ट जो रिएक्शन था जिसने फर्स्ट सबस्ट्रेट को सेकंड में कन्वर्ट किया, तो उसने जो प्रोडक्ट बनाया, अब ये जो प्रोडक्ट है अगले वाले रिएक्शन के लिए ये सबस्ट्रेट होगा। मतलब जो नेक्स्ट रिएक्शन होगा नंबर 2 जो होगा, उसके लिए पहले वाले जो रिएक्शन है उसका प्रोडक्ट सबस्ट्रेट होगा, यानी वो उसको उसके ऊपर एक्ट करेगा लाइक अ सबस्ट्रेट, और फिर वो उसको कन्वर्ट करेगा इनटू अ प्रोडक्ट।